हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं पीवाईक्यूज, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पीवाईक्यू सीरीज को रोकेंगे नहीं, कंटिन्यू चलाएंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो ये आपका 4 चैप्टर का वन शॉट आ रहा है पीवाईक्यू सीरीज को लेकर। इससे पहले भी मैं बहुत सारे वन शॉट बना चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। हमारा चैनल का नाम है राहुल शांति फिजिक्स, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 3 चैप्टर के पीवाईक्यू सीरीज आ चुके हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं। अब ये जो लेक्चर है इसमें भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बस आपको पेशेंस के साथ पूरे लेक्चर को देखना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास एक एनसीईआरटी सीरीज भी चल रही है जिसमें चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। 4 चैप्टर तक के मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है। एक और सीरीज हमारी चल रही है, यस, एग्जाम्पलर सीरीज। अभी इसका एक ही लेक्चर आया, जल्दी आपको दूसरा लेक्चर भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और पीवाई की सीरीज मैंने आपको बताई दी है। और आप लोगों को अगर अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छा मजबूत बनाना है, चैप्टर बिल्कुल वीक है, आपको कुछ भी नहीं आता है और आप पीवाई क्यू देखना की सोच रहे हैं, तो भाई चैप्टर पहले पढ़ लेना, नहीं तो पीवाई क्यू समझ में नहीं आएंगे। तो चैप्टर पढ़ने के लिए आपके पास ये सीरीज है, यहाँ पर आप देख पाएंगे फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 4 चैप्टर, 5th चैप्टर, 6 चैप्टर, मतलब 6 चैप्टर तक मैंने यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा दी है बिल्कुल डिटेल में। आप चाहे तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए पीवाईक्यू सीरीज का पहला केस स्टडी प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए इसको। देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं काम की चीज पर आऊंगा डायरेक्ट। इस चीज को देखकर मेरे को यहाँ पर विजुलाइज हो रहा है कि यहाँ पर एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है कि आपके सामने एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सुनना ध्यान से। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल है Q जिसका मास है m, वो v वेलोसिटी से इसमें इंटर कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो उस पर लॉरेंज फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? लॉरेंज फोर्स लगेगा। तो लॉरेंज फोर्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फादर मदर चाइल्ड लॉ। चाइल्ड की जगह करंट होती है, तो करंट की जगह मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन ले लूंगा, जो चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन। तो देख इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड दिस और चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन दिस, तो फोर्स का लगेगा दिस वे, ये फोर्स। ठीक है। तो ये पार्टिकल इधर ना जाकर ऐसे मुड़ जाएगा। तो कंटिन्यू फोर्स लगने की वजह से इसका जो रास्ता होता है, अगर मैं इसको सही तरीके से बनाने की कोशिश करूं, इसका जो रास्ता होगा वो सर्कल में बनेगा। कैसा बनेगा? सर्कल में। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स काम करता है? लॉरेंज फोर्स काम करता है, जो कि इसको सर्कल में घुमा देता है। तो घूमने के लिए क्या चाहिए? इसको सेंटीपीटल फोर्स चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r, जो कि किसके बराबर होता है? लॉरेंज फोर्स के बराबर होता है, जिसका वैल्यू होता है QVB साइन थीटा। और साइन थीटा 90 लेते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री है तो वो साइन 91 हो जाता है। v से भी आप उड़ा देंगे तो mv/r आएगा और यहाँ पर QB आ जाएगा। तो ये एक तरह का एक्सप्रेशन आपके सामने आ चुका है। अब जरा देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नाउ डबल्ड। हमने स्पीड को डबल किया है बेटा, यहाँ पर स्पीड को डबल किया गया है। कितना? 2v। अगर पहले की स्पीड v0 थी तो बाद की स्पीड 2v0 हो गई है। कितनी हो गई है बेटा? 2v0 हो गई है। तो रेडियस ऑफ सर्कल विल चेंज टू, तो रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। आप यहां से रेडियस निकालिए बेटा। यहां से आप जब रेडियस निकालने जाओगे तो क्या आएगी बताना जरा। रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा? रेडियस ऊपर जाएगी तो mv/qb आएगी। अब आपकी रेडियस किसकी प्रोपोर्शनेट है? वेलोसिटी के। यानी कि यहां से पता चल रहा है कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनेट है? वेलोसिटी के। तो अगर आपकी पहले वेलोसिटी v0 थी तो बढ़ गई और बढ़ के 2v0 हो गई, तो जाहिर सी बात है आपका जो रेडियस होगा वो भी कितना हो जाएगा? 2r0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2r0। अरे भाई प्रोपोर्शनेट है ना, देखो ना, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ जाएगी। यानी कि अगर इस पार्टिकल को 2v0 वेलोसिटी वाले, कहने का मतलब यह है इस पार्टिकल को अगर 2v0 वेलोसिटी से मूव करना है तो इसको अब 2r0 वाले रास्ते पर मूव करना पड़ेगा। पहले ये r0 वाले रास्ते पर मूव कर रहा था v0 वेलोसिटी से, तो ये रास्ता था इसका। अब यदि इसने अपना रास्ता बढ़ाया है तो इसको अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ी, या वेलोसिटी बढ़ाने के चक्कर में इसको अपनी रास्ते को बढ़ाना पड़ा। ठीक है। और वैसे भी आपको एक चीज तो पता होगी, क्लास 11 में v बराबर क्या होता है? r इंटू ओमेगा।
अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। किसके होता है बेटा? भी आर ओमेगा। ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है, आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। तो अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट है तो यहां पर भी प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो जितना बड़ा रेडियस उतनी ज्यादा वेलोसिटी। तो ये पंखा जब चलता है तो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत तेजी से घूम रहा है क्योंकि उसकी रेडियस ज्यादा है, और सबसे पास वाला जो पॉइंट है वो बहुत कम स्लो स्लो घूम रहा है, उसकी रेडियस कम है। वही चीज जहां पर है दिख रहा होगा आपको, फॉर्मूले से भी आप समझ पा रहे हैं। तो पहले पॉइंट का आंसर डिटेल में बताया थोड़ा सा, 2r0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? b इक्वल टू 2v0। ठीक है, b 2v0 के बराबर है। देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन t0 विल चेंज टू। अगर मैं वेलोसिटी की जगह 2v0 रख दूं तो टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हमने ये फॉर्मूला बनाया mv/r बराबर qb, ये निकाला। यहां से v की वैल्यू निकालो आप जरा पहले तो कितनी आएगी? qb मेरे हिसाब से कहाँ चला जाएगा? r ऊपर चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वेलोसिटी आ जाएगी। अब आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बताया था, v बराबर क्या होता है? r इंटू ओमेगा। तो यहाँ पुट करिए, यहाँ पुट करिए, तो r ओमेगा बराबर qb/r बटा m। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? एक r से एक r काट सकता हूँ, तो मेरे को एंगुलर फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी दिस, इतनी मिल जाएगी। अब यहाँ से मैं ओमेगा का फॉर्मूला लगाऊंगा। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, होता है कि नहीं होता? 2π/t। तो 2π/t मैं यहाँ रखूंगा, तो 2π/t और यहाँ आ जाएगा मेरा qb/m, और रिवर्स कर देंगे तो t बराबर t/2π लिख देता हूँ इसको मैं, m/qb लिख देता हूँ। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2πm/qb आ जाएगा। ये मैंने एक तरह से आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया, रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अगर अपन सवाल कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि भाई पेपर में अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो कम से कम डेरिवेशन समझ में तो आएगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं। तो देखो, टाइम की बात की जा रही है, वेलोसिटी को v के स्थान पर 2v0 रखा जा रहा है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है क्या आपको? इस फॉर्मूले में वेलोसिटी है ही नहीं। इसका मतलब जो ये हुआ कि जो आपका पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल है, जो भी घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल है, उसका जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं है। तो आप उसकी वेलोसिटी चेंज भी कर देंगे तब भी टाइम पीरियड वही रहेगा, तब भी टाइम पीरियड वही रहेगा। और वैसे भी आपको पता है, ये सीधी सी बात है, अगर इस एक्सिस के अबाउट इसमें इस रॉड को मैं चलाऊंगा तो जहां पर जो पार्टिकल होगा और जहां पर जो पार्टिकल होगा, जितने टाइम में ये एक साइकिल लगा रहा है ये वाला पार्टिकल पास वाला, उतना ही टाइम में ये वाला पार्टिकल लगाएगा भाई, सेम टाइम में लगाएगा। अलग अलग टाइम में लगाएगा तो कैसे एक ही टाइम पे वापस आ पाएगा? ठीक है, तो यहां पर मेरे हिसाब से इसका आंसर आ जाना चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है इसका आंसर? t0 ही रहेगा। सी आंसर पे जाएंगे, जो t0 है वो t0 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई अच्छे से बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका, देखिए। इन्होंने ये कहा है कि आ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड दिस। गिवन है बेटा, केस स्टडी का नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको गिवन है, बी की वेक्टर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2i कैप और +4j कैप और मल्टीप्लाई में 10⁻² टेस्ला, ये अपन को गिवन है। ठीक है साहब, द एक्सेलरेशन द पार्टिकल इज फाउंड टू बी दिस। आपको एक्सेलरेशन दे रखा है xi कैप +2j कैप मीटर/सेकंड²। ठीक है साहब, फाइंड द वैल्यू है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर a क्या है? सर a एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्यों है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब किसी मास वाली बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तब एक्सेलरेशन आता है। तो मतलब एक्सेलरेशन के पीछे का रीजन क्या है? फोर्स है। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स, या मैं फोर्स जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, देखो ना भाई, जब चार्ज पार्टिकल कैसे इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर ही तो इंटर कर रहा है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के कैसे हैं?
परपेंडिकुलर है। और जब फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम इससे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जब ये वाली कंडीशन होती है तो आपने मैथ्स में या फिर फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उनका जो डॉट होता है वो जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जीरो के। तो बस फटाफट इसकी वैल्यू रखो, 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, डॉट xi कैप प्लस 2j कैप बराबर 0। तो i का i से करेंगे तो 2x आएगा, j का j से करेंगे 4 दूनी 8, तो ये 8 आ जाएगा बराबर 0 है। 8 वहां पर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 यूनिट, 4 और मीटर पर सेकंड में दे रखा है, माइनस का आया मीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, माइनस का बी मीटर पर सेकंड का। दैट्स ऑल, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज अ वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू बी, अगर उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दी बी ना हो, मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर ना हो, तो क्या होगा, देन ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, हेलिकल होगी, सर्कुलर होगी, जिगजैग होगी। देखो बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से बेटा, सुनिएगा ध्यान से। मान लो ये आपके सामने मैं बनाता हूं, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा, और इधर जेड एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस होगा। एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स की डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपने क्या किया, एक पार्टिकल को थ्रो किया, लेकिन कुछ एंगल बनाते हुए थ्रो कर दिया इसको। मान लो इस डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए आपने थ्रो कर दिया, ठीक है, v वेलोसिटी देकर। कितनी वेलोसिटी देकर, v वेलोसिटी देकर थ्रो कर दिया। इस केस में जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल पर है। तो अब इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो। यहां पर एक कंपोनेंट आएगा, कौन सा बताइए, यस, v cos थीटा, और यहां पर इसके एक कंपोनेंट आएगा v sin थीटा। अब मुझे ये बताइए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में है, उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, v sin थीटा या v cos थीटा। तो हमको दिख रहा है कि v cos थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, q b sin थीटा, ये होता है कि नहीं होता फॉर्मूला। अब इसमें ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू ये आती है, ठीक है। और अगर आपका पैरेलल हो गया तो साइन जीरो हो जाता है, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये दो केस आपने सुने होंगे। तो भाई v cos थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट पैरेलल है, तो इसके कारण तो कोई इफेक्ट बनेगा ही नहीं। किसके कारण बनेगा, v sin थीटा के कारण बनेगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गई, ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहा हूं भाई फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन। तो देख मैग्नेटिक फील्ड का एक्स एक्सिस में मान ले, तो ये एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, सर ये वाला है, दिस। तो फोर्स का लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। कहां की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से इसका रास्ता जो होगा हेलिकल हो जाएगा। अब हेलिकल क्यों हो रहा है, उसका रीजन है, क्योंकि ये फोर्स के कारण, ये देख भाई, जब कोई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसका रास्ता बदलता है, रास्ता बदलता है, लेकिन वेलोसिटी की रफ्तार में कोई भी चेंज नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता। ये रास्ता बदल सकता है, ये वाला फोर्स घुमा सकता है, लेकिन सर इसके पास ये वाली वेलोसिटी भी तो है। तो इस वेलोसिटी के कारण वो घूम भी रहा है और सामने भी भाग रहा है, घूम भी रहा है और सामने भी भाग रहा है, ठीक है। और दो सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच, ठीक है। हालांकि इसमें ये सब पूछा नहीं गया है, कोई खास बात नहीं है। आप मेरा लेक्चर देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया, सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें, इसको भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है E, इज मूविंग पैरेलल, पैरेलल शब्दों पर ध्यान दीजिए, पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन जीरो। सोचना ही नहीं है। 2025 का है ये, यहां पर ये छपा हुआ कट गया है, 2025 का ये प्रॉब्लम है, 2025 का, ठीक है, ये याद रखिएगा।
तो देख सकते हैं जीरो हो जाएगा। क्यों क्यों जीरो हो जाएगा भैया, अभी बताया था मैंने बेटा, ये फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। दैट्स ऑल, फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो आंसर आ जाएगा अपना, समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, देखिए क्या कहता है। अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ दिस रेंज 0 to V वोल्ट यूजिंग अ रजिस्टर ऑफ दिस। ठीक है, आपको गिवन है R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू 9900 ओम। ये तब थी जब ये क्या करता था, V वोल्ट का रेजिस्टेंस, मतलब V वोल्टेज नापता था। इसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया, इतने ओम के रेजिस्टेंस को लिखा है ना, देखो, इफ अ रजिस्टर ऑफ 4900 ओम इज यूज्ड द रेंज बिकम हाफ। जब हम इतना रजिस्टर यूज करते हैं, देखो 9900 यूज कर रहे थे तो V वोल्टेज नाप रहे थे। अब जब हमने 4900 ओम रेजिस्टेंस यूज किया तो हमने रेंज कितनी नापी, V/2। तो जब ये रेजिस्टेंस यूज किया तो इतनी वोल्टेज रेंज नाप रहे थे, और जब ये रेजिस्टेंस यूज किया तो इतनी वोल्टेज नापी, मतलब हाफ नापी आपने। ये सवाल के अकॉर्डिंग मैंने समझ लिया। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो आपको क्या पता है, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब आप हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर देते हैं तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है, पता है। ठीक, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या तरीका अपनाएंगे, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपन एक फॉर्मूला जानते हैं वोल्टेज का। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ से, I इंटू आर। मान लो इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी है, I है, कितनी है, I। तो I इंटू आर, तो I ये लिखा मैंने, और R कितना है, G प्लस आर, G प्लस आर। तो ये वोल्टेज आ गया। अब यहां से हम पहले पॉइंट का आंसर निकालने जा रहे हैं, पहले पॉइंट का आंसर निकालने जा रहे हैं, देखिए जरा। तो V रेंज के लिए करंट I है, और G की वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो मैं उसको G रख लेता हूं, और लेकिन मेरे को R1 की वैल्यू पता है कितनी, 9900। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। चलो, इसी तरह से जब हाफ हो जाता है तब भी करंट सेम है, G की वैल्यू नहीं मालूम है, 4900 ओम। दिस इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं। बस अब मुझे लगता है आंसर आ जाएगा इसी से। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, 1/2 कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1/2, तो B से B कट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, I से I कट जाएगा, तो इधर बचेगा G 9900 बटा 4900। सही है। चलो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0, 9 दूना 18 की 8, कैरी की 1, 4 दूना 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और इधर क्या आएगा, G प्लस 9900। तो G की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये वाले भाई साहब वापस जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 100 ओम। 100 ओम आपका आंसर आ जाएगा। पहले पॉइंट का आंसर क्या, 100 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज कह रही है कि भैया V वोल्टेज नापता था तो इतना रेजिस्टेंस यूज किया था, और जब हमने रेजिस्टेंस को चेंज किया तब हाफ रेंज नाप रहा है। तो बस ये तरीका है, निकाल लिया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज दिस। कितना रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट होगा वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब 0 से 2 वोल्ट तक का मेजरमेंट करने के लिए आपको कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये हमसे निकालना है। तो बी पॉइंट का आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू G प्लस आर। यह भी वही फॉर्मूला जो अभी यूज किया था। तो अब देखो इसका अप्लाई करते हैं यहाँ पर, I G, R कितना है, G तो हमको पहले से ही पता है, देखो अभी निकाला अपन ने 100, तो 100 हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, और ये था 9900। ठीक है, सही है। चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया। अब 2V के लिए वही करंट है और वही गैल्वेनोमीटर है, लेकिन नया रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमको निकालना है। तो डिवाइड कर लेंगे, तो V बटा 2V I हो जाएगा 10, तो ये 0 0 और ये होगा 0, कैरी ही 1, तो ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 प्लस R आ जाएगा।
और साथ में आई चल रहा है, ये आई से आई कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। इस 2 का गुणा यहाँ पे कर देंगे इधर की तरफ, तो इधर की तरफ करेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो इसका इधर करिए, बराबर में कितना आएगा 20,000 20,000। ठीक है, इस 100 को हम उधर भेज देते हैं, तो R बराबर आपका इधर आ जाएगा 20,000 माइनस का 100, तो ये आपको मिल जाएगा 19,000, कितना मिल जाएगा 19,900। ठीक है, 19,900 ओम, दिस इज अवर आंसर। ठीक है भाई, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको ये लगाना था कि लैंग्वेज पढ़ के आप ये सब चीजें समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा कैसे किया, क्लियर है। ये क्वेश्चन क्या कहता है भैया, तीसरे नंबर का, 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर लाइंग अलोंग एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस के अलोंग एक वायर है 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है, ये मान लो DL है आपका। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, 0.5 एम्पियर की। ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड दिस, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको कितना, B वेक्टर बराबर 0.4 मिली टेस्ला J कैप प्लस 0.6 मिली टेस्ला K कैप is switched on in the region the force acting on the segment is, तो हमको फोर्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला फोर्स निकालने का, मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो हो रही तो फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास, F = ILB sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। वेक्टर प्रोडक्ट में अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये फॉर्मूला आएगा बेटा, ये आएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है, बस सॉल्व कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट करना है अपन को। तो चलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं फटाफट से। L की वैल्यू बताइए, L की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻2 अलोंग द एक्स एक्सेस, तो 10⁻⁻2 अलोंग द एक्स एक्सेस का मतलब होता है I कैप, अलोंग द एक्स एक्सेस का मतलब क्या होता है I कैप, क्रॉस V वेक्टर की वैल्यू ये पूरी लिखी हम यहाँ लिख देंगे 0.4, और मिली टेस्ला का मतलब 10⁻⁻3 टेस्ला J कैप प्लस 0.6 मिली टेस्ला मतलब 10⁻⁻3 टेस्ला K कैप, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, करते हैं इसको सॉल्व। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से, I को I रहने देता हूं मैं अभी फिलहाल। अब देखिए, हमें एक चीज पता होनी चाहिए वेक्टर की, कि I क्रॉस I कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, लेकिन I क्रॉस J K क्या होता है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो I का जैसे करेंगे, देखो 0.4 तो मैंने लिख दिया, 10 की घात 2, 10 की घात -3, तो ये 10 की घात कितना बचेगा, -5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -5। और I कैप क्रॉस J कैप, अरे बेटा आपको ये तो पता होगा ना, साइक्लिक ऑर्डर, दिस I J K, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो साइन कैसा आता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो साइन कैसा आता है, नेगेटिव। तो I क्रॉस J क्या देता है, K देता है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर K कैप, क्या मिल जाएगा, K कैप। फिर बीच में क्या है, प्लस प्लस लगाया। अब I का इससे करेंगे K से, ठीक है, तो कर दो। तो देखो 0.6 10⁻³ मतलब ये आ जाएगा 10⁻⁵ टेस्ला। अब I क्रॉस K है, I क्रॉस K, देखो I क्रॉस K उल्टा जा रहा है, तो माइनस का J आएगा, तो माइनस का J आएगा बेटा, तो यहां पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और यहां पर आ जाएगा J कैप। ठीक है, तो ये सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है जो कि आपको करना आना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, I की वैल्यू रख लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, F वेक्टर बराबर I की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी है 0.5। ठीक है, और ये कितना दे रखा है, अच्छा 10⁻⁵ हम कॉमन निकालें तो क्या दिक्कत है, निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं, 10⁻⁵ कॉमन निकाल लिया,
अंदर बचेगा 0.4 के कैप माइनस का 0.6 जे कैप। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0.5 मल्टीप्लाई 0.4 आप करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आएंगी, 5 चौक 20, तो 20/100 आएगा, एक जीरो से कटेगी 0.2 आएगा, 0.2 दिया जाएगा 0.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5 के कैप, और दिया जाएगा 0.3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5 जे कैप। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 के कैप, और ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 जे कैप। ठीक है, अब इसमें से आप देख सकते हैं 2 के कैप माइनस 3 जे कैप और 10 टू की पावर माइनस का 6 बाहर आ जाएगा, तो ये फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसको हटा देंगे तो आ जाएगा 2 के कैप माइनस का 3 जे कैप माइक्रो न्यूटन। तो फोर्स इतना आना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर, जो कि आप देख पा रहे हैं ये है बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो एक बढ़िया क्वेश्चन था, क्रॉस प्रोडक्ट का काम था, समझ में आया होगा कैसे किया। ठीक है बेटा, चलो अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बिल्कुल वैसा ही है लगभग, आप इसको ट्राई करिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 2025 में पूछा गया, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जैसे अभी किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक और बढ़िया क्वेश्चन देखिए। आप प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इंटर विद द सेम वेलोसिटी v। देख, एक आपके पास प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी। ठीक है, इंटर अ सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी से अल्फा और प्रोटॉन पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि भी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ द देयर पाथ। तो देखिए, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी, तो उस पर फोर्स लगता है परपेंडिकुलर, जिससे उसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस की बात की जा रही है, तो रेडियस का रेशियो बताना है। तो आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है क्या होता है, mv/qb होता है। यहाँ पर v और b तो कांस्टेंट है, तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं की जाएगी, तो अपने पास फॉर्मूले में केवल ये चीज आ जाएगी, देखिए दिस आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो कांस्टेंट हो गया। अब पहले एक रेशियो में बना लेता हूं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेडियस के लिए। क्या रेशियो बनेगा, देखिए मास ऑफ, देखो रेडियस का मास के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, यानी कि ऊपर आ जाएगा आपका प्रोटॉन का मास है तो प्रोटॉन का मास आएगा, नीचे आएगा अल्फा पार्टिकल का मास। किसका मास आएगा, अल्फा पार्टिकल का मास। ठीक है, क्योंकि रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन चार्ज के साथ उल्टा रिलेशन है, तो ऊपर अल्फा पार्टिकल का चार्ज आएगा और नीचे प्रोटॉन का चार्ज आएगा। समझ में आई बात। अरे देखना भाई, आर का एम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो प्रोटॉन के सामने प्रोटॉन का मास, अल्फा पार्टिकल के सामने अल्फा पार्टिकल का मास। सही है, ठीक। लेकिन रेडियस का चार्ज के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ऊपर प्रोटॉन है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज आएगा, नीचे अल्फा पार्टिकल है तो प्रोटॉन का चार्ज आएगा। बस दैट्स ऑल, आंसर आने वाला। देखिए इधर मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, मान लीजिए 1 है, तो अल्फा पार्टिकल जो होता है उससे 4 टाइम ज्यादा भारी रहता है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से 4 टाइम भारी होता है। और चार्ज की बात करें तो चार्ज जो होता है, अगर अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन का चार्ज 1 है तो अल्फा पार्टिकल का क्या होगा, 2, उससे डबल होता है। तो अब इसको आप कैंसिल कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 1/2 इसका रेशियो आ जाएगा प्रोटॉन बटा अल्फा पार्टिकल का रेडियस का, तो दिस इज अवर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, सेव कर लेते हैं फटाफट से। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पार्टिकल ए एंड बी, एक पार्टिकल ए है एक पार्टिकल बी है। ठीक है साहब, सेम मास, इसका मास भी m, इसका मास भी m। ठीक है, बट हैविंग चार्ज, इसका चार्ज q, इसका चार्ज 4q। ठीक है,
रिस्पेक्टिवली आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, थ्रू डिफरेंट पोटेंशियल वी ए और वी बी, डिफरेंट पोटेंशियल में जा रहे हैं, ठीक है, सच दैट दे अटेन सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ए और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी सेम है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दिस, ये निकालना है। तो भाई सेम काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू बी, ये फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है, सीधी सी बात है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं के, और ये किसके बराबर है, क्यू बी के बराबर है। तो देयरफॉर फॉर पार्टिकल ए पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी बराबर बी पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ए पार्टिकल का चार्ज कितना है क्यू, वोल्टेज कितना है वी ए, बी पार्टिकल का चार्ज कितना है 4q, वोल्टेज कितना है वी बी, क्यू से क्यू मरेगा, किसका रेशियो निकालना है वी ए बटा वी बी का, तो 4/1 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 4/1 मतलब डी ऑप्शन का आंसर सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप लैंग्वेज सही से पढ़ेंगे तो आपके आंसर्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, बस आपको ये फॉर्मूला उस वक्त याद आ जाना चाहिए। दिस समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, असंसन रीजन के बारे में बात की जा रही है। असंसन दे रखा है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटर विथ द सेम मोमेंटम, एक इलेक्ट्रॉन है और एक आपका प्रोटॉन है, सेम मोमेंटम से, मतलब पी की बात की जा रही है, सेम मोमेंटम इन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर सच दैट दिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडीशन दे रखी है। देन बोथ डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ ऑफ द सेम रेडियस। अब देखते हैं, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आर इक्वल टू एम बी बटा क्यू बी, सही है, ठीक है। अब आपको तो पता ही होगा ना कि एम बी किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाओ, तो आर बराबर पी बटा क्यू बी, ठीक है। तो देख लो आर का पी के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है। अब यहाँ पर भाई साहब दोनों की मोमेंटम सेम है, भाई दोनों का मोमेंटम सेम है तो दोनों का रेडियस भी सेम होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सही बात है। रीजन क्या दे रखा है इसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर रीजन क्या दे रखा है, मतलब इस आसन का रीजन क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड इज बाय रेडियस दिस। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये रीजन दे रखा है, वही मैंने लिखा है यहाँ पर, वही मैंने लिखा है। देखो अब हमको आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो आंसर है इफ बोथ असम्पशन आर एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असम्पशन, या फिर इफ बोथ असम्पशन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असम्पशन। सी दे रखा है असम्पशन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। फोर्थ दे रखा है इफ बोथ असम्पशन एंड रीजन आर फॉल्स। तो आंसर है भाई असम्पशन जो हमने पढ़ा है एंड रीजन आर ट्रू, दोनों की बातें सही है। और दूसरी बात, रीजन जो असम्पशन के लिए दिया जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा भाई, मेरी तरफ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। कि इस चीज को इस चीज से सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बिल्कुल सही रीजन बताया गया है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। बात करते हैं, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो भाई हमको एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए आपको कि एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, म्यू नॉट एन आई बटा 2r। और अगर नंबर ऑफ टर्न एक ही है तो म्यू आई बटा 2r, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर आपकी हाफ कॉइल है, कैसी कॉइल है, हाफ। तो हाफ कॉइल है तो हाफ कॉइल के लिए हम हाफ का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो हाफ का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 2r मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 4r, म्यू नॉट आई बटा 4r।
म्यू नॉट आई बटा 4r, दिस इज करेक्ट आंसर। 2025 में बिल्कुल सरल क्वेश्चन इस चैप्टर का। द वैल्यू ऑफ किसकी बतानी थी, सेंटर पे मैग्नीट्यूड, ये है म्यू नॉट आई बटा 4r, ठीक है, ये आ गया आंसर। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो राइट हैंड कर्ल रूल आप यूज कर सकते हैं। तो घुमाव की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में घुमा दो तो अंदर की तरफ आ जाएगा, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इसका, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी Vx आई कैप Vy जे कैप, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कितना, Vx आई कैप माइनस Vy जे कैप, ठीक है। आपको क्या पूछा जा रहा है, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला बेटा आप जानते हो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, Q B साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, बस। अब आपको क्रॉस निकालना है, तो चलिए करते हैं। F वेक्टर इक्वल टू E, V वेक्टर की वैल्यू बताइए, Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप क्रॉस V वेक्टर की वैल्यू Vx आई कैप माइनस Vy जे कैप, दिस, ठीक है। अब चलिए करते हैं। आई क्रॉस आई जीरो होता है तो जीरो लिख दिया, ठीक है। आई क्रॉस आई जीरो होता है तो जीरो लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका इससे करने जाएंगे, देखो ये माइनस लगाया, देखो माइनस लगाया मैंने। अब इसका इससे करेंगे तो Vx Vy और आई क्रॉस जे प्लस का के कैप होता है तो ये के कैप आ गया, क्या आ गया, के कैप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। अब इसका करते हैं, इसका इससे करेंगे, देखो प्लस लगाया तो पहले प्लस लगा लेता हूं मैं। इसका इससे करेंगे तो देखो Vy और क्या आएगा, Vx आएगा, और ये क्या लिखा हुआ है, J क्रॉस आई, J क्रॉस आई क्या होता है, माइनस का के कैप होता है, क्या होता है बेटा, माइनस का के कैप। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा E और ये माइनस का Vx Vy के कैप, और ये माइनस बाहर आ जाएगा Vy Vx के कैप, ये आ जाएगा। एक बार चेक कर लें क्या, देखो देखो I क्रॉस J के कैप होता है, तो I क्रॉस J के कैप सही है। J क्रॉस के आई होता है, J क्रॉस के आई होता है, और अपन ने इसका मल्टीप्लाई पहले इसका इससे किया, ये आया, इसका इससे किया, सॉरी इसका इससे किया तो वो तो जीरो ही हो गया, इसका इससे किया तो ये आया, आई क्रॉस जे के होता, सही हो गया। अब इसका जब मैं इससे करूँगा तो ये आएगा, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा जाते तो माइनस क्या आएगा, सही है, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से देखो माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन आ के बाहर आ जाएगा, और के भी कॉमन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए Vx Vy प्लस Vy Vx के क्या, ठीक है। देखो भाई कौन सा आंसर मिल रहा है इनमें से, ये दो माइनस के हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें मिल रहा है अपना Vx Vy, ठीक है, प्लस Vy Vx के माइनस, ये वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। और रुकिए, अभी भी इसमें एक कैच है, बताता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पर अगर हम वो माइनस यूज कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो किताब में इसका आंसर ये आ रहा है, तो ये इसलिए आएगा, तभी आ सकता है जब आप इसको क्या मान लो, नेगेटिव मान लो, ठीक है। तो इस पर बच्चे क्लिक कर जाएंगे जल्दबाजी में, बट वो आंसर नहीं है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा अपन को, इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। नहीं तो ए भाई क्या, ए भाई तो कोई भी चार्ज लिख सकता था, वो प्रोटॉन लिख देता तो प्लस ले लेते, ठीक है, समझ में आया होगा क्या मतलब है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर आपको गिवन है बेटा, DL 2 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट है, 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻⁻² मीटर, ठीक है।
कैरी करंट, करंट को कैरी कर रहा है, वो दे रखी है 5 एम्पियर, ठीक है, इन पॉजिटिव बाय डायरेक्शन, पॉजिटिव बाय डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एज शो इन फिगर, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट दिस, तो यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और डीएल के साथ थीटा एंगल ये है। तो इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, 4, 0, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक लाइन प्लॉट करूंगा और यहां से इधर की तरफ लाइन प्लॉट करूंगा, तो ये वाली वैल्यू तो 3 है, ये वाली वैल्यू 4 है, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4 होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पाइथागोरस थ्योरम से 3 और 4 का सम कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो आर की वैल्यू तो मुझे मिल गई बेटा यहाँ पर 5 मीटर। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। बायो-सावर्ट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷, आई की वैल्यू 5 और डीएल की वैल्यू ये लिखी है 2 × 10⁻⁻² बटा आर की वैल्यू अभी हमने निकाली 25 आ जाएगी, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर बस यही कैसे था कि आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं, समझ पाए। दूसरी चीज़ जहाँ पर ये है कि साइन थीटा की वैल्यू, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज 3/5 आएगा, 3/5 आ जाएगा। तो ये 5 से ये 5 मर जाएगा और 3 दूनी 6, 6 से 25 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है 0.24, 0.24 आंसर आएगा आपका, 0.24 नैनो टेस्ला। क्यों, क्योंकि 10⁻⁷, 10⁻⁴, तो मतलब 10⁻⁹ टेस्ला। और अगर आप इसको लिखेंगे नैनो टेस्ला में तो 0.24 नैनो टेस्ला आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन 2 कैच थे यहाँ पर, एक साइन थीटा की वैल्यू निकालने का और दूसरा आर की वैल्यू निकालने का। तो बायो-सावर्ट लॉ पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाकर इस तरह से बना दिया गया है, तो डरना नहीं है, करना आया हुआ कैसे किया, ठीक है। ये बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे, 2025 में पूछा गया है, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है टेस्ला में, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप करिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अ करंट आई फ्लो थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इस तरह से हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस एंड दिस, ओके। यहां से करंट आई इसमें से गई और ऐसे गई, और ये इसका रेडियस आर है, ठीक है, ये सेंटर है, इस तरह से दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है वो मुझे निकालना है। यहाँ पर रेडियस लूप आर इन द मिडल एज शो इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी। तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर से डिस्टेंस भी आर ही होगा, तो स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। पहले तो इस डायग्राम को मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसा कर देता हूँ, तो थोड़ा आपको सही से समझ में आएगा। ये कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, करंट ऐसे जा रही है, घूमकर ऐसे निकल कर बाहर आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा मैं दोबारा से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसी डायग्राम को मैंने ये बनाया, ठीक है, ये करंट ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये डिस्टेंस है आर, ठीक है, ओके। तो तुम्हें पता है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, इससे आर दूरी पर है, तो ये करंट की डायरेक्शन में, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। भाई देख, राइट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन में थंब तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के कारण। उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन डी। तो 2 से जो 2 कट जाएगा तो आपका बचेगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई डी, और डी की जगह यहाँ पे आ जाएगा आर। तो ये तो होता है फॉर्मूला, ये तो होता है भाई फॉर्मूला तेरा फॉर स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, ठीक है। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, बाहर मतलब डॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल
कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, लेकिन एन है नहीं, नंबर ऑफ टर्न एक ही है तो उसको 1 लिख लेंगे अपॉन 2r। ये होता है, क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ क्रॉस। अब नेट निकाल लो तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। देखो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, देखो पाई भी है इसमें, 2 पाई तो गुणा वुणा करेंगे तो ये डिनोमिनेटर बड़ा आएगा, और बड़ी चीज से डिवाइड करते हैं तो छोटा प्राप्त होता है। तो अपन को पता है B2 बड़ा है किससे, B1 से, तो ये नीट हो जाएगा आपका। अब B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, म्यू नॉट आई बटा 2r, और B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई r, और यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या कॉमन निकल रहा है, म्यू नॉट आई बटा 2r, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 पाई। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो म्यू नॉट आई बटा 2r 2 पाई माइनस 1 बटा 2 पाई, ऐसा कुछ आ रहा है, देखें एक बार। 2 पाई यार, अच्छा तो एक सेकंड हो ना, कहाँ गया, 2 पाई, ये पाई है। एक बार आपको फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा, सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला मैंने कहीं लिखा था क्या, अभी 2 पाई आर ये था, ये फॉर्मूला है, ठीक है, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया। तो इसके ऑप्शंस पर जाएंगे तो अपनों को ऑप्शन ये मिले। अच्छा एक सेकंड रुकिए, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैंने गलत किया है, सॉल्व गलत किया है, देखो इधर, देखो इधर, म्यू नॉट आई बटा 2r कॉमन निकला है ना यहाँ से, तो अंदर कितना बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन पाई तो बचेगा ना, सही है। तो ये पूरा आ गया, यहाँ पर 1 अपॉन पाई तो बचेगा, तो 1 अपॉन पाई, दिस इज आवर आंसर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, देखा कैसे किया, ठीक है, समझ में आया। चलिए बस यहाँ पर ये कैस था कि इनमें से ये पहचानना है दोनों में से कौन बड़ा है। तो दोनों में से आप देख रहे हैं कि इसमें 2 पाई आर है, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू इन सबसे गुणा करोगे तो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड कम आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम देगा, स्ट्रेट लाइन वाला, वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देगा। तो बड़े में से छोटा घटाना है। तो बड़ा कहाँ की तरफ था, अंदर की तरफ था, तो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन आएगी वो भी कहाँ की तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ गैल्वेनोमीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट दिस IG इफ अ शंट ऑफ अ रेजिस्टेंस S1। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, यहाँ पर आप पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं जिसको हम शंट कहते हैं, शंट S1 मान लो, इसको S मान लो, चलो ठीक है। गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट IG, और इधर से अगर मैं I भेज रहा हूँ तो ये वाली जो करंट होती है वो कितनी होती है, I माइनस IG, ठीक है, ओके, ये हमको पता है, चलो ठीक है। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पर, रेजिस्टेंस। एक सेकेंड, अ गैल्वेनोमीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट IG इफ अ शंट ऑफ रेजिस्टेंस S1। तो S1 का फॉर्मूला क्या होता है, शंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आपको पता है शंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो G के अक्रॉस वोल्टेज बराबर शंट के अक्रॉस वोल्टेज, तो IG और I माइनस IGS। तो S का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ से S बराबर आ जाएगा IG बटा I माइनस IG। लो, तो डेरिवेशन अगर आपको याद है तो आप तुरंत फॉर्मूला भूल भी जाए तो आप एग्जाम में इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब हम S1 के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा, IG I माइनस IG, ये तो ठीक है, S1 के लिए आ गया, S1 के लिए IG करंट है। उसके बाद उन्होंने लिखा है इट गेट कन्वर्ट इनटू अ अमीटर ऑफ रेंज 0 to I व्हेन रजिस्टर ऑफ द शंट इज मेड S2 इट्स रेंज बिकम 2I।
तो 2i वाले में कन्वर्ट करना है, तो 2i वाले के लिए IG बटा i की जगह क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा। ठीक है, इससे वो i रेंज का करंट नापता है S1 शंट लगाने से, और S2 शंट लगाने से 2i रेंज का करंट नापता है। तो आपको S1 बटा S2 निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो S1 बटा S2 आप कर दीजिए। तो S1 की वैल्यू ये रखिए, IG बटा I माइनस IG बटा 2i माइनस IG। ठीक है, सही लिखा है मैंने, गलत लिख दिया जी। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, 2i माइनस IG बटा I माइनस IG। ठीक है, इसमें से देखिए ये आ गया आपका आंसर। क्या यही आंसर है, एक बार चेक कर लें। 2i माइनस IG बटा I, दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 2i माइनस दिस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन आया एम्पियर सर्क्यूलर लॉ पर बेस्ड 2025 का क्वेश्चन। देखिए, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस a, एक वायर है इस तरह से मान लीजिए, जिसका रेडियस आपको दे रखा है a, कैरी अ स्टडी करंट I, इसमें करंट जो कैरी करके रखा है वो I है। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a/2, एक a/2 पॉइंट कहाँ होगा, तो मेरे हिसाब से यहां होगा a/2 पॉइंट, above the surface of wire to that point a/2 below its surface, एक बाहर होगा यहां। ठीक है, तो चलो इसको एक नाम देता हूं P1 और इस पॉइंट को नाम देता हूं P2। ठीक है, अब देखिए करेंगे कैसे। एम्पियर सर्क्यूलर लॉ का फॉर्मूला आपको याद है, ये होता है क्लोज इंटीग्रेशन V dl बराबर म्यू नॉट I। ये हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो फॉर पॉइंट P1, तो P1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे हम। तो एक बार फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा इस तरह से, ये डिस्टेंस है a और यहाँ पर आपका पॉइंट P1 है जो कि a/2 डिस्टेंस पर है, और ये डिस्टेंस a है। तो इतना बड़ा आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा जिसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा a प्लस a/2, ये इसका रेडियस होगा। इसको हम एम्पियर सर्क्यूलर लॉ बोलेंगे, मतलब एम्पियर सर्क्यूलर लूप बोलेंगे, जिसके ये छोटा सा एलिमेंट dl वेक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं किसकी, क्लोज इंटीग्रेशन V dl की। इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, B dl cos थीटा, और थीटा कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, क्योंकि किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रही होती है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन लूप के पैरेलल होती है। तो cos 0 1 होता है, B कांस्टेंट है, 12 जाएगा जो कि हमको निकालना है, अंदर बचेगा dl, और dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, L होता है। L, और L क्या है, सर्कमफेरेंस, मतलब उस लूप की, तो वो लूप की क्या है 2 पाई a, और a की वैल्यू a प्लस a/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, मतलब ये आ जाएगा 3a/2, ये आ जाएगा, क्यों, ठीक है, ओके, 3a/2 ये आ गया। थोड़ा कैंसिल करना चाहे तो कर सकते, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 3 पाई a इंटू b, ऐसा कुछ मिलेगा। किसकी वैल्यू मिलेगी, b dl की। अब एम्पियर सर्क्यूलर लॉ लगाने जाएंगे। अच्छा, टोटल करंट पासिंग थ्रू, द टोटल करंट पासिंग थ्रू लूप, इसको मान लेता हूं S1 इज कितनी होगी, वो तो I है, क्योंकि भाई इस लूप के अंदर से ही वायर जा रहा है, तो लूप के अंदर से जाने वाले वायर की करंट को मेजर करते हैं एम्पियर सर्क्यूलर लॉ में, तो वो I है। तो अब लगाएंगे अप्लाइंग एम्पियर सर्क्यूलर लॉ,
अप्लाइंग एम्पियरियन सर्किटल लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल म्यू नॉट आई, ये होता है। इस भाई साहब की वैल्यू कितनी आई, 3 पाई ए बी बराबर म्यू नॉट आई, तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बटा 3 पाई ए, ये आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, B1 ठीक है, B1 मान लो इसको, चलो B1, ये वाले मैग्नेटिक फील्ड को B1 मान लेते हैं, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको B1 मान लेते हैं। चलो कितना मान लेते हैं, B1 मैग्नेटिक फील्ड मान लिया ये, ठीक है, ओके। अब हम निकालेंगे कहाँ पर, P2 पर। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, P2 के लिए। फॉर पॉइंट P2। अब P2 हमारा कहाँ है, तो बेटा P2 आपका है यस अंदर यहाँ पर A/2। तो इतना सा लूप बनेगा, इतने से लूप की करंट आपको पहले निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा, पहले अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लूप का उपयोग करेंगे, लॉ का उपयोग करेंगे, ये होता है उसका मैग्नीट्यूड BDL cos 0 आएगा, जैसा कि आपको पता है। यहाँ पर DL वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री, ठीक है, ओके। तो cos 0 1 होता है B, और DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और L क्या है, इस लूप का सर्कमफेरेंस, तो 2 पाई R, और R की जगह रेडियस A/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो B पाई A ये आ जाएगा। अब इसको, इस लूप को S2 मान रहा हूं मैं, तो द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप S2 इज, अब वो कैसे निकालेंगे सुनना ध्यान से। ये जो पूरा वायर है इसका एरिया है पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर से टोटल करंट जा रही है I, तो यूनिट एरिया से कितनी जाएगी, तो I अपन कितनी जाएगी, पाई ए स्क्वायर। इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोला जाता है, करंट डेंसिटी। यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट को बोलते हैं करंट डेंसिटी। उससे क्या हेल्प मिलेगी कि इसके एरिया से पास होने वाली, इसके एरिया से अगर मैं करंट डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके एरिया से निकलने वाली करंट मिल जाएगी। तो इसका एरिया क्या होगा बताओ, तो इसका एरिया होगा पाई, और रेडियस कितनी है, A/2 का होल स्क्वायर। तो ये एरिया है, इस एरिया से किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, करंट का, तो करंट डेंसिटी I पाई A स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, मेरे हिसाब से I/4 आ जाएगा। अरे भाई स्क्वायर करेगा ना, A² बटा 4, और A स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, I/4 आएगा, ठीक है। तो अब लगाओ एम्पियर लूप। नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पिरियन सर्किटल लॉ आप लगाएंगे, क्या होता है, B वेक्टर DL बराबर म्यू नॉट I। तो ये आपको क्या मिलने वाला है, B2 मिलने वाला है। ये क्या मिलने वाला है, B2 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये B2 इंटू कितना है, पाई ए, और म्यू नॉट, और ये I अपन कितना है, 4 है। कितना है बेटा, I/4, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से B2 की वैल्यू निकालोगे आप तो कितनी आएगी, म्यू नॉट I बटा 4 पाई, इक्वेशन नंबर 2। बस अब डिवाइड दे दो, तो फर्स्ट बाई सेकंड डिवाइड दोगे तो B1 बटा B2, B1 कितना था देखना पड़ेगा, म्यू नॉट I बटा 3 पाई A, म्यू नॉट I बटा 3 पाई A, और ये कितना है, म्यू नॉट I बटा 4 पाई A। तो म्यू ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, A से A कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 आंसर आना चाहिए इसका, 4/3। अबे यार कितना लंबा किया है, 4/3, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
तो ये एम्पीरियन सर्किटल लॉ पर एक बढ़िया सवाल था, समझ में आया होगा। अगर आपको एम्पीरियन सर्किटल लॉ आता है तो ही आप समझ पाए होंगे इसको, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है 2024 में, ठीक है। इसको आप करेंगे एम्पीयर सर्किटल लॉ का उपयोग करके, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी दे रखा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म के काफी अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल को लेकर, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको क्लास 12th में इसी तरह से हर चैप्टर के पीवाई की सीरीज मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।